नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे चेन्नई की बाढ़ और उसका मीडिया कवरेज। आज हम सिर्फ ये सवाल नहीं उठाएंगे कि जब चेन्नई में बाढ़ की विभीषिका शुरू हो चुकी थी तो अपने आप को राष्ट्रीय कहने वाले दिल्ली मुंबई स्थित बड़े अखबारों चैनलों की बड़ी खबरों या प्राइम टाइम बहसों में चेन्नई क्यों नहीं था। उन दिनों हमारे चैनलों और ज़्यादातर राष्ट्रीय अखबारों को शीना मर्डर कांड में मुख्य अभियुक्त इंद्राणी मुखर्जी के हाई प्रोफाइल पति पीटर मुखर्जी की मुंबई में हुई गिरफ्तारी और शीना से जुड़ी रोमांचक, रहस्यमय और रसदार कहानियां दिखाने सुनाने से फुर्सत नहीं थी। नवंबर के तीसरे सप्ताह में चेन्नई भारी मुसीबत में आ चुका था, पर दिल्ली में बैठे सियासतदानों या बड़े नौकरशाहों के लिए वो चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया में उस मुद्दे की कोई खास चर्चा नहीं थी। देश के लिए फिर वो मुद्दा कैसे बनता। कई दिनों बाद जब कुछ चैनलों ने चेन्नई की तबाही दिखानी चालू की तो दक्षिण भारत की ये बड़ी विभीषिका राष्ट्रीय नेताओं और योजनाकारों के सरोकारों में शुमार हो पाई। दिल्ली से नेता हवाई सर्वे करने चेन्नई जाने लगे। कुछ मीडिया समूहों को छोड़ दें तो तमिलनाडु में भी इस विभीषिका के कवरेज की कई समस्याएं दिखीं। मनुष्यता जब पनाह मांग रही थी तब भी कई पत्रकार और अखबार चैनल आपराधिक मानहानि हनन की धाराओं के तहत मुकदमे में फंसाए जाने के डर से चेन्नई की बेबसी और बेचैनी पर डरते हुए लिख या बोल रहे थे। लेकिन क्षेत्रीय मीडिया ने भरपूर कोशिश की। सोशल मीडिया पूरे साहस के साथ जरूरी सूचनाएं बांटने में जुटा हुआ था। समाज के एक बड़े सेक्शन का मानना है कि सोशल मीडिया और न्यूज़ से जुड़ी कुछ वेबसाइटों ने ही दुनिया को चेन्नई की बेबसी और पीड़ा का सही चित्र दिखाया। क्या मुख्यधारा मीडिया इसी दबाव में आकर चेन्नई के कवरेज में जुटा? शायद उसे लगा होगा कश्मीर या उत्तराखंड की विपदा की तरह इसे भी कुछ दिन खींचा जा सकता है। ये अलग बात है कि राष्ट्रीय मीडिया भूल कर भी उत्तराखंड या कश्मीर, कोशी या मुंबई की विपदा के सच का फॉलोअप नहीं करता। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम आपदा में मीडिया के ऐसे ही कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन, हमारे साथ हैं हिमांशु ठक्कर जो जाने माने पर्यावरणविद हैं, और हमारे साथ हैं दोनों राय साहब, निदेशक हैं हैजार्ड सेंटर के और प्लानिंग के, योजना का शहर योजना के, नगर योजना के से जुड़े अन्य मसलों को जानते हैं। हमारे साथ चेन्नई से हम कोशिश करेंगे कि वरिष्ठ पत्रकार आर भगवान सिंह को जोड़ें, जो वहाँ के एक बड़े चैनल 7 के एडिटर इन चीफ हैं। शुरुआत हम सिद्धार्थ आपसे करते हैं। चेन्नई की बाढ़ को आपने भी देखा और समझा और आपने अपनी वेबसाइट पर भी उस पर आपने कवर किया। हम ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह की विभीषिका थी, जिस तरह की आपदा थी, उसको पहले तो हम कवरेज के बजाय पहले हम ये देखें कि क्या वो बहुत जो बारिश ज़्यादा हो गई इस साल, वाकई पहले के मुकाबले थोड़ी बारिश ज़्यादा हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में चेन्नई में बारिश नहीं होती रही है, होती रही है। तो क्या ये इसको हम नेचुरल डिसास्टर कहें, मीडिया के एक सेक्शन ने कहा भी, या इसको हम कहें कि जिस तरह की योजनाएं, जिस तरह का निर्माण वहाँ हुआ है, जिस तरह का बगैर रोकथाम के कंस्ट्रक्शन हुआ है, वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रक्शन हुआ है, उन सब का ये नतीजा है। कैसे आप एक मीडिया कर्मी के अलावा एक समाज के एक हिस्से के रूप में कैसे देखते हैं? देखिए, इस चीज़ को हम बारीकी से इसको कवर कर रहे हैं हमारे वेबसाइट पे द वायर में। मैं एक पत्रकार के हैसियत से और वहाँ पे एक भूतपूर्व चेन्नई निवासी के हैसियत से मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस बार बारिश ज़्यादा हुई है। तो एक नेचुरल डिज़ास्टर तो था ही, लेकिन मुझे लगता है कि चेन्नई जिस तरह से डेवलप हुआ है पिछले 20 साल से, और बेतहाशा जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, और सरकार का जो है शहरी प्लानिंग में इतना कम दखल डालना, और मतलब भरपूर जो है वो इंक्रोचमेंट जो पॉलिटिशियंस ने इंकरेज किया है, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस डिज़ास्टर का। और तीसरा इसका पहलू ये भी है कि चलिए नेचुरल बारिश ज़्यादा हुई है, आपकी प्लानिंग बेकार है और अर्बन प्लानिंग वहाँ पे थी नहीं, तो इस तरह से पानी का वहाँ जमा होना स्वाभाविक था। लेकिन तीसरा एक फैक्टर ये था कि जो रेजर्वायर्स का जो मैनेजमेंट था, कि आपके जो लेक्स हैं, आपके जो रेजर्वायर्स हैं, जिसको आपने एक टाइमली बेसिस पे जो पानी वहाँ पे रिलीज़ होना चाहिए, वो बहुत ही मुझे लगता है कि उसमें लापरवाही दिखाई है चेन्नई के सिटी अथॉरिटीज़ ने
और जब उनसे हमारे पत्रकारों ने बात किया तो जो पिक्चर निकल आता है वो ये कि वो आज्ञाओं के इंतजार में बैठे हुए थे। लेकिन सिद्धार्थ, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। क्या उस दौरान जो क्षेत्रीय मीडिया, वहाँ का मीडिया है, उसमें क्या इन पेचदार मसलों की कहानियाँ, खबरें सूचना के स्तर पर आ रही थीं, ताकि एक जनमानस भी बने, एक जन दबाव भी बन सके? नहीं, ऐसा है कि मीडिया भी उस मतलब एक तरह से इग्नोरेंस का शिकार है। मतलब कि आप तब रिएक्ट करोगे जब आपके पास पारदर्शिता मतलब के बेसिस पे इंफॉर्मेशन अगर आपको दिया जाए। पीडब्ल्यूडी साइट पे जहाँ पे डेटा अपलोड होना चाहिए नहीं हो रहा था। तो एक तरह से रिपोर्टर्स अब बाद में आके, अब आपदा के बाद अब कहानियाँ आ रही हैं। अब कहानियां आ रही हैं, लेकिन वहां पे भी मैं समझता हूं कि रुक रुक के रिपोर्टिंग की जा रही, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि तमिलनाडु सरकार ने एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में डेफेमेशन केसेस का सिलसिला जारी रखा। मैं वहां पे 2.5 साल रहा एज ए संपादक। 3 क्रिमिनल डेफेमेशन केसेस लेके मैं वापस दिल्ली आया हूं, जो आज तक जीवित हैं। क्योंकि हमारे अखबार में, मैं हिंदुओं का संपादक था, तो हमारे अखबार में जयललिता जी के मतलब उनकी परिभाषा में उनकी आलोचना की गई। और ये वो मानती है कि डेफेमेशन हुआ है, जबकि ये जो हमने लिखा और छापा वही छापा जो हिंदुस्तान के हर सूबे में, हर प्रांत पे आमतौर पे मुख्यमंत्री की आलोचना जो होती है, उनके पॉलिसीज़ के बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में जो रिपोर्ट्स होती हैं, तो उस पे जो है डेफेमेशन केस लग जाए हम तो आप समझ सकते हैं। हम सिद्धार्थ इस पहलू पर भी जरूर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हिमांशु ठक्कर, हम एक विशेषज्ञ के नाते, आप चेन्नई की जो विभीषिका है, जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा कि बारिश तो हुई इस बार, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले भी होती रही है, इस बार थोड़ी ज़्यादा हुई, लेकिन इसको मैनेज करके इस आपदा को रोका जा सकता था। इसको जन क्षति और इतना जो बड़ा नुकसान हुआ है उसको रोका जा सकता था। इस पहलू को कैसे आप देखते हैं कि क्या सूचना और जो प्रशासनिक ढांचा है, सूचना का ढांचा और प्रशासनिक ढांचा, इन दोनों के बीच जो तालमेल होना चाहिए था और जो नहीं दिखा वहाँ, जैसा सिद्धार्थ स्वयं कह रहे हैं, तो ये कितना बड़ा असर किया इस पूरे पहलू को? बहुत बड़े पैमाने पे। सबसे पहले तो ये जो अर्बन प्लानिंग का भी इश्यू है कि चेन्नई में, जैसे आपने कहा, नॉर्थ ईस्ट मानसून में नवंबर में एवरेज रेनफॉल भी 16 इंच होता है। इस बार इससे 3 गुना हुआ, तो ज़्यादा बारिश तो हुई थी, लेकिन वहाँ की जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। जो वेटलैंड 650 वेटलैंड्स और वाटर बॉडीज़ थी, उसके ऊपर एनक्रोचमेंट है। अद्यार रिवर, कुंभ रिवर और जो बकिंगहाम कैनाल, जो 3 मेन वाटरवेज है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एनक्रोचमेंट हुआ है। और जो वेटलैंड्स थी, एक वेटलैंड से जैसे है पल्लीकरण, उसका क्षेत्रफल 50 स्क्वायर किलोमीटर था, आज वो उससे 10% से कम है, 4.3 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है। तो ये जो वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई। तीसरी बात जो आपने रिजर्वर ऑपरेशन की कही, हमारे देश में रिजर्वर ऑपरेशन में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जीरो है। इस तरीके के रॉन्ग रिजर्वर ऑपरेशन की वजह से, इनफैक्ट 1 तारीख को जो बारिश हुआ तब बाढ़ कम आई। बाढ़ तब आई जब ये रिजर्वर से पानी छोड़ा गया। एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि तब तक तो उनके इलाके में पानी नहीं था, रिजर्वर से छोड़ने के बाद पानी आया, तो वो पानी पहले छोड़ा जा सकता था। अगर छोड़ा गया होता तो बिल्कुल, तो वो उसके लिए पर्याप्त पॉसिबिलिटीज थी, वो नहीं देखी गई। लेकिन कभी भी कोई भी रिजर्वर रॉन्ग ऑपरेशन के लिए किसी को अकाउंटेबल आज तक इस देश में नहीं ठहराया गया है। और ऐसे और भी पहले भी डिजास्टर हुए हैं, सूरत में 2006 में हुआ, और भी बहुत सारे हुए हैं, तो लेकिन कभी नहीं हुआ, इसलिए इंजीनियर्स को पता है उनको कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इश्यू है फोरकास्टिंग का। फोरकास्टिंग, आईएमडी ने कहा था इस साल अल-नीनो का ये ईयर है, और जो डाइपोल बहुत स्ट्रांग है, जो इंडियन ओशन डाइपोल टेम्परेचर है, उसकी वजह से हाई रेनफॉल की संभावना थी, और नवंबर 3rd वीक में ऑलरेडी हो चुका था। तो उसके बाद जब ये जो 1 तारीख को जो 350 मिलीमीटर करीब बारिश हुई, वो यदि उसका भी फोरकास्टिंग को देखते हुए तैयारी की जाती तो वो भी नहीं थी, लोगों को बताया नहीं गया। एंड नेक्स्ट, प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी, उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन का तैयारी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं थी। और फाइनली ऑफ कोर्स क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, जो उत्तराखंड में भी कभी जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनको कभी नहीं हुआ, कश्मीर में भी नहीं हुआ, शायद चेन्नई में भी किसी को कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त भगवान सिंह जुड़े हैं चेन्नई से। भगवान सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। भगवान सिंह, आपका हम राज्यसभा टीवी की इस चर्चा में स्वागत करते हैं, मीडिया मंथन की। हम ये समझना चाहते हैं कि यहाँ हमारे जो विशेषज्ञ हैं, खासकर
इस तरह के मामलों के पर्यावरणविद हैं हिमांशु ठक्कर। उनका कहना है कि जो चेन्नई में वाटर बॉडीज़ थीं, बहुत सारे और जो जरिया था जल के निकलने का, उस पर बहुत दिनों से, और सिद्धार्थ भी इस बात को कह रहे हैं कि बहुत दिनों से इस तरह के कंस्ट्रक्शन थे जो जिससे वो ख़त्म हो रही थी वाटर बॉडीज़। हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि क्या तमिलनाडु में जो प्रेस है, चाहे वो अखबार हों चाहे वो चैनल हों, पूरे शहर में और आसपास के इलाकों में जिस तरह का अवैध अतिक्रमण हुआ है, जिस तरह से अवैध निर्माण हुआ है, कहीं कहीं अपार्टमेंट्स बने हैं, कहीं कहीं बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, कई जगह प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े दफ्तर बने हैं, ऐसा भी हमें बताया गया है। तो क्या ये कहानियां चेन्नई के बड़े अखबारों में या तमिलनाडु के बड़े चैनलों में, ये कहानियां इलीगल कंस्ट्रक्शन की, अतिक्रमण की पहले से आ रही थी क्या? आ रही थी। द मीडिया हियर बहुत बार वी हैव कवर्ड, वी हैव एक्सपोज्ड दिस काइंड ऑफ इलीगल एंक्रोचमेंट्स। हम पेज 2 में तब मैं डेक्कन क्रॉनिकल में था एग्जीक्यूटिव एडिटर से, एंड वी डिड सो मेनी स्टोरीज अबाउट पल्लीकरने, एंड वी केप्ट ऑन शाउटिंग, क्राइंग, स्क्रीमिंग, बट क्या फायदा है ना। उधर वो the local authority there, the panchayat union, they never bothered, but then the state government, complete indifference. जी. Or even now, the person who spoke to me earlier talked about the poor management of reservoirs. Yeah. December 1st, रात 12 बजे, Exactly. the reservoir was open, Chembaram-Bakam reservoir. Yeah. That was when the flood warning was issued. सब सो रहे थे. और मेरा दोस्त एक उधर था. He was telling me the following day he and his wife escaped miraculously. He was saying we lifted the refrigerator and put it on the bed to save it, and when we turned back there was 4 feet water. Now you can imagine a colonel, a retired colonel, and his wife. They thought that the water is coming in, just rainwater, they can manage. They went to the first floor, they went climbed down the table, or in a matter of just 10 minutes, it was about 7 feet water. They tried to come out, they were washed away. Their bodies were recovered 3 days later. ये stories, इतने stories है. Yes, it was a poor management of the reservoir. पहले ही they should have opened it gradually, letting out water and letting it out into Adyar River, but at one go. या भगवान सिंह, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें, हम आपसे और कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। लेकिन दोनों राय साहब जो बात कह रहे हैं भगवान सिंह, बड़ी मार्मिक कहानियां हैं, बड़ी हृदय विदारक कहानियां हैं, लेकिन कश्मीर में हमने कुछ ही समय पहले यही सब देखा। वहाँ भी वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रक्शन जिस तरह से हुआ है, खासकर श्रीनगर और आसपास के इलाकों में, उसकी वजह से सारी समस्या पैदा हुई। झेलम में पहले भी पानी आता था, इस बार भी पानी आया, पहले भी चीज़ें इस तरह से बदशक्ल होती थीं, लेकिन इस तरह नहीं हुई जैसा इस बार हुआ, क्योंकि हम वहाँ पर जितना सारा कुछ था उसको भर दिया गया है। तो ये मैं, चूँकि आप इस पूरे इस पहलू के विशेषज्ञ हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि जैसा मैंने उनसे भी पूछा कि भाई मीडिया में क्या ये कहानियाँ आ रही थी पहले, क्या, क्योंकि रियल इस्टेट काफ़ी बड़े पैमाने पर मीडिया में भी उतरा है, उसके जो बड़े बादशाह हैं वो मीडिया में भी उतरे हैं। ये जो अंतर्विरोधी दुनिया है, खबर की दुनिया और एक तरफ पैसे की दुनिया, ये इस कंट्रास्ट के बीच में आप कैसे देखते हैं इस पहलू को, खासकर चेन्नई की बाढ़ और विभीषिका को? मेरे ख्याल से 2 बातें जो साथियों ने भी कही है जी। एक प्रबंधन की बात कि पानी का प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा है, और दूसरा कि गैर कानूनी तरह से अतिक्रमण हुआ है। कुछ हद तक मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, और इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि पहला सवाल तो ये है कि प्रबंधन किस लिए? आप प्रबंधन लोगों के सुख के लिए कर रहे हैं या प्रबंधन मुनाफे के लिए कर रहे हैं? दोनों के उद्देश्य अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि जो प्रबंधन कर रहे हैं रिजर्वायर का, समझ लीजिए, वो जो इंजीनियर है वो सोचता है मैं इस पानी को कितना रोक सकूं। क्यों? क्योंकि इस पानी को सप्लाई करना है पीने के लिए चेन्नई में, तो वो तो कोशिश यही करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो भरता रहे, वो छोड़ना नहीं चाहेगा। तो प्रबंधन इसी बात पे आके अटक जाती है कि इसको छोड़ें या इसको अटकाए रखें। दूसरी बात, जो गैर कानूनी उल्लंघन कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं शहर के प्रबंधन से जुड़ी हुई बात है। शहर को आप चमकाना चाहते हैं,
आप शहर को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं, तरह तरह की वहाँ पे इमारतें बनाना चाहते हैं, तो एयरपोर्ट को आप गैरकानूनी मानेंगे या कानूनी मानेंगे? और अगर आप चेन्नई के हवाई अड्डे को देखें, जी। उसमें एक पट्टी यूँ है जो पुरानी पट्टी है, उसके 60 डिग्री पे एक और पट्टी है जो छोटी पट्टी है। अब जब उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना तो ये छोटी पट्टी को लेके क्या करें, क्योंकि और हवाई जहाज़ आएंगे, तो इस पट्टी को बढ़ाने लगे। अब दिक्कत क्या है कि एयरपोर्ट के ठीक बगल में आद्यार नदी बह रही है, तो जब पट्टी बढ़ाने लगे तो आद्यार नदी आ गई, उसके ऊपर इन्होंने कंक्रीट का एक पटरा डाला है, नीचे से गलियारा बनाया है कि पानी निकल जाए, और उस पार तक पट्टी को ले गए। तो ये जो पट्टी ले गए हैं, छोटी पट्टी से लंबी पट्टी बना दी है, ये आद्यार नदी को पार करती है। और आद्यार नदी के लिए जो जगह छोड़ी गई है, अब वो भी किसी इंजीनियर ने बनाई होगी। किस हिसाब से बनाई है कि इतना पानी उसमें से गुजर जाए। अगर उसने समझ लीजिए 50,000 क्यूसेक के लिए बनाया और आगे 80,000 जो आया इस बार, तो वो पानी जाएगा कहाँ? और आप देखेंगे वो सारा पानी हवाई अड्डे पे बिछ गया, उसकी वजह से हवाई जहाज़ न उड़ पाए न उतर पाए। तो इसको मैं गैर कानूनी कैसे कहूँ? ये तो बिल्कुल कानूनी तरीके से बनाया गया, शहर को चमकाने के लिए, और प्रबंधन पूरा का पूरा उसी को लेके हो रहा है जी। कि शहर को कैसे चमकाया जाए। हम दोनों राय की इस टिप्पणी के साथ एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, और जब अंतराल के बाद लौटेंगे तो जो पहलू खासकर इस विभीषिका, इस आपदा से जुड़े हैं और जिसके तार मीडिया कवरेज से जुड़े हैं, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। एक छोटा अंतराल। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में हमारा विषय है चेन्नई की बाढ़, विभीषिका और मीडिया कवरेज। अंतराल से पहले दोनों राय ने एक बड़ा सवाल उठाया कि आखिर हम इलीगल किसे कहें, गैर कानूनी किसे कहें। मेरा सवाल सिद्धार्थ यह है, खासकर जब हम मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, कि कुछ साल पहले तक भारतीय मीडिया में, खासकर अखबारों में देखा जाता था कि तीसरा पेज, चौथा पेज लोकल जो खबरें थीं, जो स्थानीय खबरें थीं, उन पर केंद्रित होते थे। थर्ड पेज, फोर्थ पेज बिल्कुल बदल गया है। थर्ड पेज, फोर्थ पेज अक्सर आजकल सेलिब्रिटीज़, फैशन या इस तरह की चीज़ों पर केंद्रित हो गया है, जो कम से कम उस शहर या आसपास के लोगों की जो वास्ट पॉपुलेशन है, जो बड़ी आबादी है, उसके सरोकार उसमें कम झलकते हैं। हमारा बस ये समझना आपसे है, क्योंकि चेन्नई को आप जानते हैं, क्या ये शहर के जो मसले जो गायब हुए हैं कवरेज से, कहीं ना कहीं सूचना का अकाल, सूचना का दबाव, बल्कि यूँ कहा जाए, क्या वो योजनाकारों पर, सियासतदानों पर नहीं रहा, उसका भी नतीजा ये सब कुछ है? मैं पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखूँ आपसे, क्योंकि जहाँ तक चेन्नई का सवाल है, जो 3 या 4 बड़े अंग्रेजी के अखबार हैं, हिंदू, डेक्कन हेरल्ड, डेक्कन क्रॉनिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया और न्यू इंडियन एक्सप्रेस, और उसके अलावा तंदी जो तमिल अखबार हैं, इनमें बहुत सारी खबरें हैं शहर के बारे में। बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ, कम से कम हिंदू के हवाले से, कि हिंदू के चेन्नई एडिशन में इन दिनों या पिछले 4-5 सालों से कई ज़्यादा आपको शहर की खबरें मिलेंगी कंपेयर टू 10 years ago। ओके। और टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब बल्कि दिल्ली, मुंबई में भी आप देख लीजिए कि सिटी का कवरेज बढ़ गया है, घटा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके बात को आगे लेते हुए, कि शहर की बहुत सारी चीज़ों को अब कवरेज नहीं दिया जाता। मसलन गरीब लोगों की समस्याएं, और आम आदमी, मतलब कि आम आदमी से जुड़े मसले नहीं हैं। तो जहां मिडिल क्लास का इंटरेस्ट उसमें आ जाता है, या पाठकों का, क्योंकि आखिरकार अंग्रेजी अखबार स्पेशली मिडिल क्लास तक जो है इनका टारगेट होता है, तो उनसे जुड़े हुए जो खबरें हैं, हो सकता है कि सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए सवाल हो, उन पे कवरेज होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको कवरेज नहीं दिया जा सकता, और जहाँ पे दिया जाता है वहाँ पे फॉलोअप नहीं होता। तो जैसे दिल्ली में जब यमुना फ्लड प्लेन पे ये मंदिर वहाँ पे बन रहा था, या और जो इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, तो अखबारों ने थोड़ा सा उठाया उसको, लेके 1-2 दिन के बाद उस इशू से हट जाते हैं। तो फॉलोअप नहीं होने के कारण मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन पे और जो सियासतदानों पे दबाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता है। लेकिन कवरेज जो है, खासतौर पर चेन्नई में, जैसे पल्लिकरने मार्शलैंड पे तमाम अखबारों ने बहुत शोर मचाया कि ये इंक्रोचमेंट हो रहा है, इससे शहर की समस्याएं बढ़ेंगी।
लेकिन सरकार ने कोई अटेंशन पे नहीं किया। और अफसोस की बात यह है कि कोर्ट्स का अगर वहाँ पे उस वक्त पे रोल होता, अगर वो इंटरवीन करते जहाँ पे सरकार तैयार नहीं थी, तो हो सकता है कि इस आपदा से चेन्नई वासी बच जाते। चूंकि आप क्षेत्रीय अखबार भी वहाँ के पढ़ते हैं, आप तमिल के अखबार भी पढ़ते हैं वहाँ के, क्या आपको लगता है कि नेशनल प्रेस ने, नेशनल मीडिया ने जिस तरह इग्नोर किया, लगभग इग्नोर किया, यस, क्योंकि 2-3 दिन का कवरेज ये नहीं माना जाएगा कि बहुत प्रॉपर कवरेज था या वाजिब कवरेज था, लेकिन क्या क्षेत्रीय मीडिया ने न्याय किया पूरी तरह? क्षेत्रीय मीडिया ने मेरा मानना है कि किया है। मतलब कि ये फ्लड जो है ये 2 फेज में आया। पहले नवंबर में जब एक दिसंबर से पहले का और 1 दिसंबर के बाद। बिल्कुल। और जो फर्स्ट फेज में जो बारिश हुई उसको तो लगभग नेशनल मीडिया ने पूरी तरह से इग्नोर किया जी। और जब फ्लड हुआ 1-2 दिसंबर को, उसके बाद नेशनल मीडिया दौड़ के कवरेज देने लगा। लेकिन लोकल मीडिया में खबरें आई, लेकिन एक तरह से थोड़ा दब के, थोड़ा क्योंकि वो हमेशा संपादक डर ये था कि डर रहता है कि भैया अगर आप सरकार के खिलाफ वो ज़्यादा बोलेंगे तो आप पे केस लग जाएगा। ये हकीकत है जो अनफॉर्चुनेटली जर्नलिज्म को वहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। जी। भगवान सिंह, यही सवाल मैं मीडिया से जुड़ा आपसे करना चाहूँगा सर, जो अभी सिद्धार्थ से मैंने किया, कि क्या जो क्षेत्रीय मीडिया है, मैं बल्कि क्षेत्रीय मीडिया के आगे भी जाना चाहूँगा, वेबसाइट्स जो हैं, चाहे वो चेन्नई से ऑपरेट हो रही हों या बाहर से, और जो सोशल मीडिया में जो इस तरह से इंफॉर्मेशन का एक विस्फोट, हम कहेंगे सूचना विस्फोट जो आया, उसका कितना बड़ा रोल है? और उसके कॉन्टेक्स्ट में उस कंट्रास्ट में अगर आप देखें नेशनल मीडिया का कवरेज, तो एक चेन्नई बेस्ड जर्नलिस्ट के रूप में आप नेशनल मीडिया कवरेज को कैसे आंकते हैं? हाउ डू यू इवैल्यूएट द नेशनल मीडिया कवरेज? As my colleagues on the panel already told you, the fear of defamation cases. This was holding back many of us, the fear, but it is not justified, it is criminal. Yeah. And here, the social media, they played marvelous role. Not because, they did not have to fear these defamation cases. Yes, that is also there. But, I should talk about one man called Traffic Ramaswamy. Siddharth will tell you about him. Traffic Ramaswamy, ekdam buda aadmi hai wo, 70 plus, and he has got multiple health problems. And he goes around with a armed police guard. A armed police guard sanctioned by High Court of Madras. After he started filing PIL, public interest litigations, innumerable public interest litigations. And it is a joy to meet this man. When you meet him, uska bagal mein, then he will have at least about 30-40 PILs that have been filed or getting ready. Traffic Ramaswamy used to just go to on the road if there are banners of politicians, powerful politicians. He will himself tear them down because there is a High Court order. But they recognize the newspapers, the great journalists. We are all scared because we are comfortable in our status quo, occupying our chairs, and then the newspaper. Another problem: the proprietor is upset if there is a defamation case and he is called to go to Trichy to stand trial in a chota ka court. So why? Chalta hai. This is what is happening. ठीक है भगवान सिंह, हमारे पास सर वक्त कम है, हम जरूर इस पर भविष्य में भी आपसे खासकर तमिलनाडु के इश्यूज पर बात करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं समझना चाहता हूं हिमांशु जी आपसे, क्योंकि जब मीडिया से बाहर मीडिया को देखता है कोई, तो शायद उसका नज़रिया अलग होता है। चेन्नई को हमने एक देश के महानगर के रूप में, जो एक विपत्ति में पड़ा है, एक सवालों में जूझ रहा है, बहुत सारे सवाल हैं, नियोजन को लेकर सवाल है, शहर नियोजन को लेकर, वाटर मैनेजमेंट को लेकर सवाल है, कंस्ट्रक्शन को लेकर सवाल है, जिस तरह से मेक इन इंडिया का हो रहा है सारा प्रचार, तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो जो कवरेज था यहाँ का, कैसे आप उसको देखेंगे? देखो, वैसे डिजास्टर ट्रेडिशनली, मेरा कहना है कितना नेशनल है नेशनल मीडिया। जी, जो डिजास्टर होती है वो ट्रेडिशनली मीडिया को अच्छी लगती है, क्योंकि उनको कवरेज खतरनाक वाकया है ये सही बात है। लेकिन आप जब भी देखेंगे कि मीडिया इज परफॉर्मिंग बेस्ट, मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया, व्हेन देयर इज अ डिजास्टर एंड दे लव टू गो एंड कवर इट, सो दैट्स अ रियलिटी। सो दे लव डिजास्टर एज सच टू कवर, बट इन दिस केस दे डिडंट रियली यूज दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट ऑल्सो, उससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ये सब इश्यूज को उठाने की।
दूसरी बात है कि हम चेन्नई की बात कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ सिर्फ चेन्नई में नहीं आई थी, बाढ़ तमिलनाडु के बहुत बड़े इलाके में आई थी। उन इलाकों की बात तो नेशनल मीडिया में जीरो हुई है, नहीं। बिल्कुल ही बात नहीं। वो पता नहीं वहाँ की तमिलनाडु मीडिया में कितनी हुई, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं हुई है। तीसरी बात है कि केंद्र सरकार का जहाँ तक जवाबदेही है, क्योंकि ये सब जो प्रोजेक्ट्स का क्लियरेंसेस है वो केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से जाता है, एयरपोर्ट हो या बड़ी बड़ी टाउनशिप्स हो वगैरह। ये कितना बड़ा पर्यावरण की डिजास्टर है वो उनको समझ में भी नहीं आता है, शायद समझना नहीं चाहता है। और वो जो पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं अभी, उससे इस तरीके के हादसे बढ़ेंगे। अहमदाबाद में साबरमती का जो एनकरेजमेंट हुआ है, और भी बहुत सारी जगह पे जो नदी को जिस तरीके से वो समझ नहीं पाते हैं, वेटलैंड्स को, वाटर बॉडीज को। और लास्टली जो रिजर्वर ऑपरेशन की दोनों ने बात की ना, वो बात सही है कि डैम को आप स्टोरेज स्ट्रक्चर मानते हैं तो ज्यादा स्टोरेज मैक्सिमाइजेशन करते हैं, लेकिन एवरी डैम इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिजास्टर इफ यू डोंट ऑपरेट इट प्रॉपरली, और वो उसके लिए जवाबदेही होना जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोनों राय, मैं ये जो कह रहे हैं उसी के संदर्भ में आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो नेशनल मीडिया के लिए हमारा या किसी भी मीडिया के लिए, क्षेत्र का हो, जैसे हमने देखा कश्मीर से पहले देखा मुंबई का 2005 में, हम कोसी को हर साल 1-2 साल बाद देखते हैं, खासकर जो बिहार का कोसी अंचल है वहाँ। तो ये जितने इस तरह के बड़े हादसे होते हैं, विकास और विनाश की ये कहानी जो है, विकास बनाम विकास की, इसमें मीडिया को कैसे आप आंकते हैं, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक रहा है मीडिया? मेरे ख्याल से संदर्भ को समझना ज़रूरी है जी। और वो ये है कि 20 साल पहले तक इस देश में और मीडिया में भी देश की चिंता थी कि देश में क्या हो रहा है, लेकिन पिछले 20 सालों में वो आलम बदल गया है। और उसका मतलब ये है कि पूरे देश में एक बीमारी फैल गई है, ख़ास तौर से आला लोगों में, और वो बीमारी है विकास की बीमारी, कि हम विकसित होना चाहते हैं। तो विकसित का मतलब क्या कि हम अमेरिका की तरह होना चाहते हैं, और इसलिए ये चमक धमक में हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा हो गया है और मीडिया भी उसके पीछे पीछे भाग रही है। आप कह रहे हैं कि अखबारों में नहीं आता है, अखबार में आज देख लीजिए स्मार्ट सिटी की कितनी खबरें आ रही। स्मार्ट सिटी किसी ने देखा नहीं, समझा नहीं, लेकिन स्मार्ट सिटी की बड़ी खबरें आ रही हैं, जैसे कि ये हमारे भविष्य का एकमात्र सपना है और कुछ नहीं। और उस मिजाज से अगर देखेंगे तो जो शहर छोटे छोटे हैं या बड़े बड़े भी हैं जिसमें गरीब लोग रहते हैं, उनकी खबर बिल्कुल अनसुनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो चमक धमक उसमें है नहीं। और अगर उनकी चमक धमक में आना भी है तो कब आएगा? जब आप कहेंगे कि देखिए ये स्लम का लड़का है, इसने एक आविष्कार किया, वो या आईएएस बन गया, तो यानी कि वो जब आपकी विकास की दुनिया में प्रवेश करता है तब वो खबर बन जाती है। लेकिन अन्यथा उसके विकास के बारे में किसी की चिंता नहीं है और मीडिया तो इसमें पूरी तरह से लुप्त है। मैं समझता हूं कि दोनों राय की इस टिप्पणी के साथ आज की चर्चा का हम समापन कर सकते हैं कि विकास की जो धारणा है, कहीं ना कहीं समस्या उसमें है। हम कैसा विकास चाहते हैं, किसका विकास चाहते हैं? चेन्नई की जो विपदा है, कहीं ना कहीं विकास को लेकर जो एक कन्फ्यूजन है, जो एक संभ्रम है, उसकी भी गाथा है, उसकी भी त्रासदी है और मीडिया को इसे समझना होगा। इसी टिप्पणी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।